Okay, friends, once again, welcome back and a very good evening to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing chapter number 7. That is a quite interesting chapter. थोड़ा lengthy है, but बहुत ही अच्छा interesting है. लास्ट लेक्चर में हमने कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे कि जो जेडबल नीट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बेसिकली हमने वहां पे दो चीज किया था. किसी को याद है कौन से दो चीज के द्वारा हमने सॉल्व किया था क्वेश्चंस को? दो कोई बता पाएगा? ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम. एग्जैक्टली एकदम सही बोले आप. अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेडी पड़ा हुआ है तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है. तो ये दो चीज करके हमने तीन चार क्वेश्चन लास्ट में सॉल्व किए थे. अब हम कुछ और न्यूमेरिकल्स जो इस चैप्टर के बाकी है वो डिस्कस करेंगे. उसके बाद कुछ एमसीक्यूज भी हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे. सारे इलस्ट्रेशंस तो हमने खत्म कर दिए हैं. एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बाकी है. सो लेट्स कम टू दी एक्सरसाइज क्वेश्चंस. इलस्ट्रेशंस तो सारे मैंने करा दिया है. सो जस्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर. यप. ओके. Illustrations already had completed. Okay, exercise question number 10th पे आ जाओ. 10th हम कर रहे थे और फिर कुछ प्रॉब्लम हो रहा था तो हमने वो लेक्चर फिर हमने कंप्लीट. ये 10th में हम अटके थे. ओके. सो क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है आपको? यस सर. फाइन. देखो क्या लिखा है. Find the moment of inertia of a sphere about the tangent to the sphere given that the moment of inertia of a sphere about its diametrical axis is 2/5 m². देखो स्फीयर कौन सा है वो हमको नहीं बताया है तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि वो सॉलिड स्फीयर है. अगर होलो स्फीयर होता तो आइदर दे विल स्पेसिफाई दैट इट इज होलो स्फीयर और दे विल से दैट इज अ स्फेरिकल शेल. बट यहाँ पे जस्ट स्फीयर लिखा हुआ है मतलब वो सॉलिड स्फीयर ही है. तो वैसे बोलने की जरूरत नहीं थी. उन लोगों ने बता दिया है हमको कि भाई स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 2/5 m² है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस पासिंग फ्रॉम इट्स डायमीटर. वो हमको यहाँ पे बोला गया है बट एक्चुअली वो ऑलरेडी हमको पता ही था. अगर नहीं बोलते तो भी हमको पता था. चलो ये हमारा स्फीयर है और दिस इज द इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन. दिस इज अ एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग फ्रॉम इट्स डायमीटर और इसके रिस्पेक्ट में हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है. इज अज्यूम टू बी आई सी. चलो इसको मैं आई सी बोल देता हूँ बिकॉज वो सेंटर में से एक्सिस पास हो रही है. और मुझे क्या करना है? व्हाट एग्जैक्टली वी वांट्स टू फाइंड? So we want to find the moment of inertia of the same sphere with respect to the axis passing from its tangent. मुझे उसके टेंजेंशियल जो एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है. तो आपको ये फिगर देख के पता चल गया होगा कि मुझे क्या करना चाहिए. चलो कोई बताएगा मुझे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम. वेरी गुड. कौन बोला? मानव. मानव. देखो ये आप लोगों में से मानव ही है जो कंटिन्यूअसली आंसर दे रहा है. सो आप लोग भी कुछ इंटरेक्शन करो तो वो सबके लिए अच्छा है. अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम. चलो अर्गम. अर्गम इज द अर्गम. अर्गम इज देयर. हाँ सर, वो एक कॉल आ गया था इसीलिए मुझे रिसीव करना पड़ा. सॉरी सर. अच्छा बोलो क्या लिखूं मैं? सर मैंने सुना ही नहीं है, कब 2 मिनट से कॉल ही चल रहा था. अच्छा सॉरी सर. लेक्चर के टाइम में कॉल उठाता है तो फिर क्या इसमें किसका बिगड़ेगा? मेरा तो कुछ बिगड़ा नहीं, बिगड़ेगा नहीं. हाँ सर, वो मीन्स उठाना पड़ा इसीलिए. सॉरी. गलत बात. गलत. आदित्य. आदित्य इज देयर.
आदित्य, आदित्य इज देयर? बोलो आदित्य, क्या लिखना चाहिए मुझे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. I equal to IC plus MD square. Okay, good. So moment of inertia with respect to the axis passing from its center, that is already given and it is already known to us as well. वो नहीं दिया होता तो भी हमको वो पता ही था. So IC is given to us, that is a 2/5 mr square प्लस एम डी स्क्वायर. अब डी का वैल्यू भी हमको दिया हुआ है. डी का वैल्यू कितना मिलेगा? ये दो एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितना होगा भैया? R radius. Is equals to the radius. It is found to be m r square. So finally the answer will be 2/5 plus 1, that is a 7/5 m r square. Is that clear, friends, everybody? Yes, sir. चलो. Okay. So उसमें एक दूसरा क्वेश्चन भी है. Given that the moment of inertia of the disk of mass m and radius r about any of its diameter to be a 1/4 mr square. ऐसा दिया हुआ है कि डिस्क है एंड डिस्क का जो डायमेट्रिकल एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 mr स्क्वायर. अगर ये नहीं दिया होता तो भी हमको पता था, बट करना क्या है अभी? करना ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस नॉर्मल टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू इट्स एज. तो क्वेश्चन ऐसा है कि डायमेट्रिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है डिस्क का, और मुझे करना ये है कि मुझे है ना moment of inertia wants to find the moment of inertia with respect to the axis passing from its edge and normal to the plane of the disk. तो एक काम करते हैं, पहले एक डिस्क बना देते हैं. चलो ये डिस्क है. आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर बी. इसमें दो क्वेश्चन है. क्वेश्चन ए खत्म हुआ, डिस्कसिंग द क्वेश्चन 10b. अब डायमेट्रिकल जो एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है. तो ये मुझे दिया हुआ है एंड मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क with respect to the axis passing from its edge and normal to its plane. ये जो एक्सिस है इसके रिस्पेक्ट में मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है. चलो, तो कोई बताएगा मुझे क्या करना चाहिए? Parallel axis theorem. नहीं 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 नहीं. पैरेलल एक्सिस थ्योरम डायरेक्टली वी कैन नॉट अप्लाई. पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपके पास पहले आपके पास ये जो एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट में तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए ना आपको. वो नहीं दिया है आपको, ये नहीं दिया है. यू हैड नॉट गिवन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस पासिंग फ्रॉम इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन. वो नहीं दिया हुआ है. अगर वो दिया होता तो हम यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते थे कि IC प्लस MD स्क्वायर, ऐसा कर सकते थे, बट वो दिया ही नहीं है. IC हमको जो दिया है वो तो डायमेट्रिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है. चलो, अब कोई बताएगा क्या करना चाहिए? बताएगा कोई क्या करना? सर हमको पता ही है ना, तो लिख नहीं सकते. नहीं नहीं, वो अभी तो जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा हुआ है ना उसी हिसाब से आपको सॉल्व करना है. जो इन्फॉर्मेशन दिया है उससे आपको स्टार्ट करके सॉल्व करना है. हमको पता है, मुझे पता है कि हमको पता है, बट जो कहा गया है उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है. तो हमें परपेंडिकुलर एक्सिस. हाँ, हम क्या करेंगे, ये जो है ना इसको मान लो कि ये y एक्सिस है, ये मान लो कि x एक्सिस है, और यहाँ पे जो है पॉइंट, वो पॉइंट नहीं है, वो दैट इज अ एक्सिस व्हिच इज कमिंग टुवर्ड्स यू, वो z एक्सिस है. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये z एक्सिस, ये यहाँ पे z हो गया? यस. Yes sir. Yes, इज sir. इट अंडरस्टूड? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
सबसे पहले क्या करेंगे? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। या एग्जैक्टली, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। तो वो हमारा हो जाएगा आई जेड इज इक्वल्स टू आई। IX plus IY. बट क्या मैं कह सकता हूँ कि ये आई एक्स एंड आई वाई दोनों सेम ही है, बिकॉज दोनों डायमेट्रिकल एक्सिस है। देखो एक्स Yes, sir. डायमीटर से पास हो रहे हैं, Yes, वाई एक्सिस sir. भी डायमीटर से पास हो रहे हैं। Yes, sir. Yes, कैन आई sir. से इट इज इक्वल्स टू 2 into आई एक्स और 2 into आई वाई। Yes, Yes, sir. sir. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर आपको आई जेड फाइंड करना है तो आपको 2 times 1/4 एम आर स्क्वायर करना पड़ेगा। सो यू कम टू नो दैट इट इज अ हाफ एम आर स्क्वायर। चलो अब ये सेंटर में से जो एक्सिस पास हो रही है नॉर्मली, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे हमको पहले से ही पता था कि वो हाफ एम आर स्क्वायर आना चाहिए, बट वो हमने प्रूव किया। क्लियर टू यू फ्रेंड्स? अब क्या करेंगे? Parallel axis theorem. अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ये आई जो है वो हमारे लिए आई जेड है। आई सी विल बी द आई जेड फॉर अस। तो वो हो जाएगा आपका क्या? 1/2 एम आर स्क्वायर 2 MR square. plus mr square. So that will get you the answer 3/2 mr square. Is that clear friends? Yes, sir. ये कैसे सॉल्व किया आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके, चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फिजिक्स पढ़ने का सही तरीका ये है कि आप क्वेश्चन को रीड करो, मैं थोड़े क्वेश्चन आपको पूछूंगा, आप थोड़ा सोचो और आंसर देने का ट्राई करो। और ऐसा सोचो कि भाई ऐसा देखो कि जो मैं लिख रहा हूँ वो आपके माइंड की सोच के साथ कंपेटिबल है कि नहीं है। ऐसे आप कंटिन्यूअसली लेक्चर अटेंड करते रहोगे, सोचते रहोगे, तो फिजिक्स कम्स आउट टू बी अ वेरी मच इजियर फॉर यू। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। 11 बाकी है ना फ्रेंड्स? करा सर दिया? 9 भी बाकी था। कौन सा? 9 नंबर। हाँ 9th, लेट मी चेक कौन सा था। हाँ 9th मुझे पता है, बाकी वो अलग टाइप का है, वो अभी उसको रहने दो, अभी 11th पे आ जाओ। चलो, क्या क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन आपको दिख रहा है? Yes, sir. ओके गुड। देखो क्या लिखा है, a torque of a equal magnitude are applied on the hollow cylinder and solid sphere। चलो पहली बात ये कि होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर को आप अगर कट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? Ring. होलो रिंग। मतलब रिंग तो होलो ही होती है। MR square. हाँ एग्जैक्टली। तो ये होलो सिलेंडर जो है, तो उसके लिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, मैं है ना सिलेंडर के लिए 1 सिंबल यूज कर रहा हूँ, सिलेंडर को 1 बोल रहा हूँ, तो दैट इज एम आर स्क्वायर। एंड दूसरा जो है वो सॉलिड स्फीयर, उसके लिए 2 सिंबल अप्लाई करेंगे। 2/5 MR square. वो 2/5 एम आर स्क्वायर। वेरी गुड। चलो अब क्या है, ऑफ अ सेम मास एंड सेम रेडियस। वेरी गुड। सो इसीलिए तो मैंने m1 एंड r1 m2 r2 नहीं लिखा, दोनों का मास सेम है, दोनों का रेडियस भी सेम ही है, तो इसीलिए तो मैंने m1 m2 r1 r2 नहीं लिखा है। ओके, सेम मास सेम रेडियस। The cylinder is free to rotate about its standard axis of symmetry and the sphere is free to rotate about its axis passing from its center। तो मतलब जो एक्सिस है वो बराबर है दोनों का, वही है जो हम सोच रहे थे। Which of the two will acquire a greater angular speed? किसका एंगुलर स्पीड ज्यादा रहेगा? हमने दोनों को टॉर्क सेम अप्लाई किया है, दोनों को टॉर्क सेम अप्लाई किया है, तो किसका एंगुलर स्पीड ज्यादा एक्वायर होगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, टॉर्क दोनों को सेम दिया है, तो एक काम करते हैं वहां से स्टार्ट करते हैं। सो गिवन दैट τ1 इज इक्वल्स टू τ2, राइट? बट किसी को पता है τ इज इक्वल्स टू क्या होता है? R cross F. Very good. R cross F, it is a definition. Very good. But apart from that definition, what is the torque? Torque का एक फॉर्मूला है जो ट्रांसलेशन मोशन के साथ कंपेटिबल था, फोर्स का फॉर्मूला जो है उसके साथ। तो फोर्स का फॉर्मूला ma था,
मास इनटू द एक्सेलरेशन। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? I alpha. I alpha. I I alpha. alpha. So can I write I1 alpha 1 is equals to I2 alpha 2? Yes, sir. So can I write I alpha 1 upon alpha 2 is equals to I2 upon I1? Yes, sir. So ये I2 है ना, वो 2/5 mr square है, and I1 जो है वो mr square है, right? तो can I say alpha 1 upon alpha 2 is equals to 2/5? Yes, sir. Now Sir, friends, 5/2 नहीं होगा? देखो alpha 1 upon alpha 2 equals to I2 upon I1. I2 upon I1. I2 upon I1. Okay. Okay, sir. देखो फ्रेंड्स, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, दोनों को मैंने टॉर्क देके स्टार्ट किया, उसके मोशन को स्टार्ट किया है, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज जीरो, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू अल्फा टी। तो मुझे ये बताओ कि अल्फा के लिए मुझे क्या लिखना चाहिए? इज इट क्लियर? या फिर एक काम करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को टी से मल्टीप्लाई करते हैं आफ्टर गिवन टाइम। आफ्टर गिवन टाइम का मतलब क्या हुआ? दोनों का टाइम इंटरवल तो सेम ही लेना है। तो टी से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चलेगा ना, ऐसा तो कर सकते हैं ना। अल्फा टी क्या है फ्रेंड्स? तो बोले ओमेगा 1 है। अल्फा 2 टी क्या है? ओमेगा 2 है, इज इक्वल्स टू 2/5। बट 2/5 का वैल्यू है ना, वो लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा भाई। 2/5 मतलब 0.4 होगा, 0.4 लेस देन 1। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि ओमेगा 1 will be less than omega 2, vice versa I can say omega 2 is greater than omega 1। तो अब मुझे बताओ किसने ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी एक्वायर किया? Sphere ने। Solid sphere. So this is indicating that the sphere will acquire, I can say a sphere will acquire greater angular velocity. Is it understood, friends? Yes. Yes, sir. So this is on the same method. So इसका स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, ये सेम मेथड ही है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। क्या लिखा है देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. ओके। सॉलिड सिलेंडर, देखो पहले तो बात सॉलिड सिलेंडर की बात है, तो ये नाम सुन के दिल में से आवाज आनी चाहिए। बोलो 2/5 mr square. अरे सिलेंडर है, Disc. सिलेंडर है। तो सिलेंडर को कट करोगे तो क्या मिलेगा? डिस्क मिलेगा। तो क्या? Disc. Disc. तो लिखना क्या Half चाहिए? mr square. हाफ एम आर स्क्वायर। वेरी गुड। तो दिल में से आवाज आएगी हाफ एम आर स्क्वायर। तो उसका मास हमको दिया है, उसका एंगुलर स्पीड भी हमको दिया है, उसका रेडियस भी हमको दिया है। सो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द रोटेशन ऑफ सिलेंडर? देखो मुझे रोटेशन का काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मुझे फाइंड करना है। तो कोई मुझे बताएगा फॉर्मूला क्या है? Half I omega I square. omega square. हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। वेरी गुड। तो वैसे ओमेगा तो मुझे दिया हुआ है, ओमेगा इज ऑलरेडी गिवन, ओमेगा ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है कि भाई वो है ना 100 रेडियन पर सेकेंड है। तो ओमेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई मुझे फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हमको मास भी दिया है, हमको रेडियस भी दिया है। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? क्या ये समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? Yes, sir. चलो ये 0.25 का स्क्वायर करो तो क्या मिलेगा आपको?
और 0.25 620 10 करो, इंटू 10 करो, 0.25 का स्क्वायर करके इंटू 10 कर दो, तो क्या मिल रहा है देखो तो। 0.625 अच्छा, तो ये मिलेगा आपको 0.625 kg मीटर स्क्वायर। और इसका वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, हाफ आई का वैल्यू 0.625 है, एंड ओमेगा का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, तो दैट इज अ 10,000। तो ये हो जाएगा 6250 डिवाइड बाई 2, 3125 3125 जूल शुड बी द आंसर। सो ये हमारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। चलो एंगुलर मोमेंटम भी मुझे पूछा हुआ है, तो है कोई माइका लाल जो बताएगा? I omega. I वेरी omega गुड। एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है P इक्वल्स टू एम वी, तो P के बदले यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, तो M के बदले I आएगा, V के बदले ओमेगा आएगा। यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। इसका यूनिट जो है ना एंगुलर मोमेंटम का, वो याद रखना है, जूल इनटू सेकंड है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जूल इनटू सेकंड भी लिख सकते हो, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, सॉरी, so kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, दैट इज द यूनिट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। ये यूनिट आपको ध्यान रखना है, बच्चे भूल जाते हैं, ये पता नहीं रहता कि यूनिट क्या लिखना है। तो जूल इनटू सेकंड भी कह सकते हो आप, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड भी कह सकते हो। आई का वैल्यू आपको पता है, ओमेगा का भी पता है, यू जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर, कराने की जरूरत नहीं। इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। ओके, क्या लिखा है देखो, ये क्वेश्चन, ये इस टाइप के क्वेश्चन है ना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर, ये टॉपिक के बेस पे, ये अभी जो करा रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर। विथ रिस्पेक्ट टू दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देखो क्या लिखा है, a child stands at the center of the turntable with the two arms outstretched। देखो, तो पहले तो एक टर्न टेबल है, टर्न टेबल को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, सोचो। ये टर्न टेबल है, Disc. एग्जैक्टली हम उसको पहले, Disc. वेरी गुड। तो ये डिस्क मैंने बोला, तो आपके दिल में से कोई आवाज आई? half m वेरी half गुड, m square. हाफ एम पर आवाज आनी चाहिए। Half m square. वेरी गुड। और क्या है कि ये बंदा जो है ना वो टर्न टेबल के एग्जैक्टली सेंटर पे खड़ा हुआ है, और वो क्या कर रहा है, तो बोले तो वो उसका जो हैंड है ना वो आउटस्ट्रेच्ड है, ऐसे करके वो खड़ा हुआ है। ओके, अब क्या हो रहा है तो अभी जो टर्न टेबल है ना, देखो लिखा हुआ है द टर्न टेबल इज सेट रोटेटिंग विद द एंगुलर स्पीड ऑफ 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट। अभी टर्न टेबल का जो स्पीड है ना वो 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट है। हाउ मच इज द एंगुलर स्पीड ऑफ अ चाइल्ड if he folds his hands back and thereby reduce the moment of inertia to 2/5 times। देखो सीधी सी बात है कि अभी जो है ना वो जो बच्चा है उसके जो हाथ है वो दूर की साइड, एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसके हाथ जो है वो आउटस्ट्रेच का मतलब दूर की साइड है। तो मतलब कुछ मास उसके जो हैंड है उसका मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर की साइड है, बट जैसे ही वो फोल्ड करेगा, जैसे ही वो हाथ को फोल्ड करेगा तो मास थोड़ा नजदीक आएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो सोचो अगर मास नजदीक आएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? देखो जो पार्टिकल्स होते हैं ना, पार्टिकल्स, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है ना पार्टिकल का, वो ऐसा होता है m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला पार्टिकल के लिए है।
तो ये पार्टिकल, ये जो R1 R2 है ना, वो वगैरह जो है ना, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस है पार्टिकल का। तो कुछ हाथ के जो कुछ पार्टिकल्स है, मतलब हाथ का जो मास है वो नजदीक आ रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। हाँ, डिस्टेंस जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा? डिक्रीज। डिक्रीज। तो वो दिया हुआ है, वो हमको, मैंने तो प्रैक्टिकली आपको बताया कैसे होता है ये, बट वहां पे दिया भी है, वो ऑलरेडी बोला हुआ है कि भाई ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो पहले जो था उसका 2/5 टाइम्स ही रह गया। 2/5 मतलब 0.4, 2/5 का मतलब 0.4 टाइम्स, 40%। 40 मतलब जो था उसका 40% ही रहा। तो अब आपको क्वेश्चन क्या है, तो अब उसका स्पीड क्या होगा, एंगुलर स्पीड क्या होगा? पहले का जो, बिफोर फोल्डिंग द हैंड, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ सिस्टम वाज अ 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट, बट व्हाट इज द स्पीड आफ्टर फोल्डिंग द हैंड? उसके बाद जो स्पीड है वो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स देखो, ये जो बच्चा जो हैंड, व्हेन द चाइल्ड फोल्डिंग हिज हैंड, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी टॉर्क, हमने वहां पे सिस्टम को कोई एक्सटर्नल टॉर्क प्रोवाइड नहीं किया है। वो बच्चा अपने इंस्टीट्यूशन के वजह से वो हैंड को फोल्ड कर रहा है। वी हैड नॉट अप्लाइड एनी टॉर्क। तो फ्रेंड्स, इफ वी हैड नॉट अप्लाइड एनी टॉर्क, तो क्या होना चाहिए? देखो, मैंने ये बोला कि आई हैड नॉट अप्लाइड एनी टॉर्क, तो रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क 0 है। तो फिर चलो बताओ, तो फिर क्या? अच्छा, सोचो कि रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 होता, अगर रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स 0 होता, तो हम क्या कहते हैं? Translation equally. हाँ, वो बराबर है, बट रिजल्टेंट, अगर इफ रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, देन द लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। लीनियर मोमेंटम उसका कांस्टेंट होगा, और रिजल्टेंट टॉर्क 0 होता है, तो क्या कंजर्व्ड होगा? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर। तो यहाँ पे हमने कोई एक्सटर्नल टॉर्क प्रोवाइड नहीं किया है, मतलब ये हुआ कि सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। सो सिस्टम का यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, मतलब L1 इज इक्वल्स टू L2। तो फिर मैं क्या लिखूं? चलो, अब कोई बताएगा अब मुझे क्या लिखना चाहिए? सो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। I2 omega. अब क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि ये जो I2 है ना, I2 उसका वैल्यू कितना है? 5I1। 2/5 I1, एंड ओमेगा 2 मुझे फाइंड करना है। ये जो I2 का वैल्यू हमको दिया गया है, तो I1 गेट कैंसल्ड, ओमेगा 1 का वैल्यू भी दिया हुआ है। ओमेगा 1 कितना है भैया? तो बोले 40 रिवॉल्यूशन। Revolution. तो अभी जो आंसर आएगा वो भी कौन से यूनिट में आएगा? जो आंसर आएगा वो भी कौन से यूनिट में आएगा? रिवॉल्यूशन पर मिनट। हाँ, वो रिवॉल्यूशन पर मिनट में ही आएगा। चलो, अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि एक क्वेश्चन तो खत्म हो गया कि भाई मुझे उसका एंगुलर स्पीड फाइंड करना था, वो तो हमने कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि शो दैट द चाइल्ड न्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज मोर देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो नया काइनेटिक एनर्जी है चाइल्ड का, वो ज्यादा है। देखो, मुझे कंपैरिजन करना है पुराने और नए के बीच में। तो व्हेनेवर वी वांट्स टू हैव द कंपैरिजन, तो क्या करना चाहिए हमको? जब आप कंपैरिजन, कोई दो चीज, कौन ज्यादा है, कौन बड़ा है, कौन कम है, उसका कंपैरिजन करना है, तो एक बार रेशियो। मेरी Ratio. बात, हाँ, सुन लो कि व्हेनेवर यू वांट्स टू हैव द कंपैरिजन, आप रेशियो फाइंड कर लो, तो उसके ऊपर से ऑटोमेटिकली कंपैरिजन आपका हो जाएगा, कौन बड़ा है कौन कम है। तो एक काम करते हैं, नया काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय ओल्डर वन काइनेटिक एनर्जी। तो नया काइनेटिक एनर्जी होगा ½ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर
अपॉन हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, हाफ हाफ गेट कैंसल्ड। अब I2 का वैल्यू तो हमको दिया हुआ है कि 2/5 I1 है, ओमेगा 2 का वैल्यू हमारे पास 100 है, I1 ओमेगा 1 का वैल्यू जो है वो 40 है, 40 का स्क्वायर, I1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू 100 डिवाइड बाई 40, तो इसका हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 40 मतलब 10/4, 10/4 मतलब 10/4 मतलब 5/2, 5/2 का स्क्वायर, तो 25 डिवाइड बाई 4 होगा। तो फाइनली ये 5/2 आंसर आएगा, तो मतलब ये 2.5 मिलेगा हमको, 2.5 मिलेगा। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि जो न्यूअर काइनेटिक एनर्जी है that will be a 2.5 times than the older kinetic energy. So that is indicating that the newer kinetic energy is larger with respect to the older kinetic energy. चलो ये दूसरा क्वेश्चन भी खत्म हुआ, क्वेश्चन ए भी खत्म हुआ, क्वेश्चन बी भी खत्म हुआ। और कुछ पूछा है? हाँ, और कुछ पूछा है कि हाउ डू यू अकाउंट फॉर दिस इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि भाई ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज क्यों हुआ, बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऐसा बता रहा है कि कोई भी एनर्जी मुफ्त में प्रोड्यूस नहीं हो सकती है। एनर्जी कैन नाइदर बी प्रोड्यूस्ड, कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द अदर फॉर्म। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, तो वो मुफ्त में तो हो ही नहीं सकता, दैट शुड बी एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग, वो कुछ ना कुछ कॉस्ट के द्वारा ही प्रोड्यूस होगा। तो वही तो रोटेशन हो रहा है इसलिए। काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आया, तो कोई बताएगा ये कहाँ से आया, क्यों बढ़ा, उसका reason क्यों? रोटेशनल इंक्रीज हो रहा है, रोटेशनल मोशन। अब वो इनडायरेक्टली क्वेश्चन वही है कि ये रोटेशन इंक्रीज क्यों हुआ, वापस से हम वहां पे ही पहुंचे भाई, इसका रीजन क्या है कि ये इंक्रीज क्यों हुआ। तो दैट शुड डिक्रीज हुआ इसलिए, हाँ, कौन डिक्रीज हो रहा है? एंगुलर स्पीड डिक्रीज हुआ इसलिए। एंगुलर स्पीड थोड़ी डिक्रीज हो रहा है, एंगुलर स्पीड तो बढ़ रहा है। देखो पहले 40 था, 100 हो गया है, एंगुलर स्पीड तो बढ़ रहा है, इसीलिए तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा। सॉरी सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हुआ। ऐसा नहीं, आपको ऐसा बताना है कि ये कहाँ से आया, ये कौन से एनर्जी के द्वारा आया। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी। नहीं, मैं बताऊँ आपको क्या है। वो जो बच्चा है उसने क्या किया, हाथ फोल्ड किए। उसने हाथ को फोल्ड किया, तो मतलब वो हाथ फोल्ड करने के लिए उसको कुछ तो वर्क करना पड़ेगा ना। सो दिस काइनेटिक एनर्जी increases at the cost of the work done by the child to fold his hand. तो लास्ट में आपको ये लिखना है कि भाई ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आया, तो ये दैट इज एट द कोस्ट ऑफ वर्क डन बाय द चाइल्ड टू फोल्ड हिज हैंड। तो वो जो वर्क करेगा, वो जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, उसके द्वारा ये एनर्जी का इंक्रीमेंट हुआ है। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? Yes, sir. क्या ये बात आपके समझ में आई? Yes. Yes, sir. ओके फाइन, चलो द मेथड इज द सेम। देखो लिखा हुआ है द इंक्रीज इन द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज एट्रीब्यूटेड टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी। वो बॉडी का जो एनर्जी था ना, वो हैंड फोल्ड करने के लिए, उसके वजह से ये इंक्रीज हो रहा है। क्या क्वेश्चन नंबर 14 मैंने करा दिया है, बाकी है? ये 14 कराया है कि बाकी है? सर हो गया। श्योर? Yes. ओके गुड। तो 15 भी करा दिया होगा आई थिंक, अगर 14 कराया तो साथ में 15 भी करा दिया होगा। Yes, sir. 16 तो बहुत पहले करा दिया होगा, यस और नो? यस सर। ओके, ओके क्वेश्चन नंबर 17 बाकी होगा, फिर 18 से मैंने करा दिया होगा, 18, 19, 20, 21 सब कर दिया होगा। एम आई राइट फ्रेंड्स? 18 से 21 खत्म हो गए हैं, करा दिया कि बाकी है 18 से? यस सर, डन डन। 17 बाकी है। 17 बाकी। 17 बाकी, आई नो। ओके,
तो अभी है ना, आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 दोनों बाकी है। तो 4th क्वेश्चन पे आ जाओ, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 4 आपके मोबाइल के स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? Yes, sir. जी। ओके, देखो, शो दैट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल obtained between the vector A and vector B is half the magnitude of A cross B. तो दो वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, उसके द्वारा एक ट्राइंगल बनता है और उसका एरिया मुझे प्रूव करना है कि हाफ ऑफ द ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। लेट दिस बी द वेक्टर ए एंड दिस बी द वेक्टर बी। तो ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मैंने यहाँ पे बताया है। Assuming that the angle between them is assumed to be a theta, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। और ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए मैं इसका थर्ड साइड है ना वो कंप्लीट कर रहा हूँ, तो ये बन गया ट्राइंगल। अब मुझे प्रूव क्या करना है? व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू प्रूव? वी वांट The area of triangle is half the cross product of vector A and vector B. the area of triangle, let it is assumed to be a OAB, triangle OAB, that is equals to half of magnitude of A cross B। मुझे ये प्रूव करना है। तो इसके लिए मुझे है ना A क्रॉस B का पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा, क्या आपको ये पता है कि सर इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज होगी? नहीं, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बिल्कुल यूज नहीं होगी यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा सिंपल सोचो कि आपको स्टार्ट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, राइट साइड तक खत्म करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। चलो, आपको पता है एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल? कोई भी हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड। Half base into L theta. इसको डेल्टा बोल देते हैं, सिंबल उसका डेल्टा। तो हाफ आई कैन से बेस इनटू द अल्टीट्यूड और हाइट। तो ये अल्टीट्यूड जो है उसको मुझे बताना पड़ेगा, ये हमारा हो गया h। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? बराबर है। Yes, sir. इसको m बोल दे, इस ये जो पॉइंट है उसको m बोल देते हैं। तो कैन आई से इट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस जो है वो OA है इनटू h। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? इज इट ओके? Yes, sir. अब मुझे फिगर को देख के बताओ कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा फ्रॉम द फिगर? H by upon B theta. B. H upon B. It is a h upon OB, opposite side upon Yes. radius। चलेगा फ्रेंड्स? Yes, sir. तो h का वैल्यू जो होगा वो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, OB इंटू साइन थीटा। Yes, sir. अब ये जो OB है, कैन आई से इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B? यस और नो? यस। तो अब OA जो है, कैन आई से इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A? यस। एंड h का वैल्यू अभी हमने प्रूव किया, क्या मिला आपको? मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा। इज दैट क्लियर? अब फ्रेंड्स ये AB साइन थीटा तो क्या होता है? ए क्रॉस बी। परफेक्ट। तो वही तो मुझे प्रूव करना था, वही तो मुझे प्रूव करना था कि भाई ये जो एरिया होता है ट्राइंगल का वो हाफ ऑफ द ए क्रॉस बी होता है। दैट इज प्रूव्ड। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes. Yes, sir. फ्रेंड्स देखो, सोचो, अगर ये दो वेक्टर, अगर ट्राइंगल के टू, इफ दिस टू वेक्टर्स आर टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। बट सपोज मुझे थोड़ा सुन के, सोच के, समझ के आंसर देना। सपोज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, then what should be the area of a parallelogram?
अगर मैं ऐसा मान के चलूं कि ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड है, तो फिर पैरेललोग्राम का एरिया क्या होना चाहिए? सर इसका 2 टाइम हो जाएगा। परफेक्ट आंसर कौन बोला? जयनील मठिया। जयनील, गुड। देखो सीधी सी बात है कि अगर आप ऐसा मान के चलो कि ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज द एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो फिर यहाँ पे पैरेललोग्राम अगर आप सोचते हो तो देखो इस सिमिलर काइंड ऑफ टू ट्राइंगल यू विल गेट। देखो ये सेम टाइप के आपको दो ट्राइंगल मिलेंगे, तो व्हाट शुड बी द रिजल्टेंट एरिया? इट विल बी अ 2 टाइम्स ऑफ दिस एरिया। 1/4. नहीं, टू, अरे 2 टाइम्स का मतलब 2 टाइम्स होता है, डिवाइड बाय 2 नहीं होता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो क्या आएगा आंसर? सेफ मैग्नीट्यूड में A क्रॉस B। हाँ, ओनली ए क्रॉस बी। तो फ्रेंड्स अब ये एक इम्पोर्टेंट नोट आप लिख लो, आपके जो आपके पास जो बुक है, मेरा नोट्स है, उसमें लिख दो कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, नंबर 1, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू adjacent side, vector A and vector B are two adjacent side of triangle, then its area should be a half of A cross B. And number 2, for a parallelogram, the area should be, क्या होना चाहिए? Magnitude of A cross B. देखो फ्रेंड्स, मैंने नीट के अंदर, सॉरी पीएमटी के अंदर, पहले जो पीएमटी एग्जाम था उसके अंदर एक क्वेश्चन मैंने देखा था। क्वेश्चन में ऐसा पूछा था, पीएमटी के एग्जाम के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन में ऐसा था कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का मतलब वेक्टर फॉर्म, मतलब कंपोनेंट फॉर्म दिया था। तो ऐसा दिया था कि भाई वेक्टर ए जो है ना वो 2i कैप प्लस 3j कैप, ये बाय एग्जाम्पल, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है, बट ऐसा दिया था कि भाई वेक्टर ए कुछ दिया था, वेक्टर बी दिया था, लेट्स से इट इज एट -2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप। ऐसा देख के ऐसा बताया था कि भाई नाउ इफ दिस टू वेक्टर बी द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, देन व्हाट इज इट्स एरिया? तो आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले? मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा A क्रॉस B का। पहले आपको ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट्स आई कैप, जे कैप, के कैप। आजू बाजू। हाँ, तो पहले तो आपको ये प्रोसीजर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपका जो आंसर आएगा ना वो कुछ आई कैप जे कैप के फॉर्म में आएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वो आई कैप जे कैप के फॉर्म में जो भी आंसर है उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो मतलब रूट में समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर, और उसके बाद एरिया क्या होगा आपका? हाफ ऑफ दैट ए क्रॉस बी होगा। आया बात समझ में? Yes, sir. तो इस टाइप का क्वेश्चन पे मैंने देखा था, प्रोबेबली दैट वाज आस्क्ड इन द पीएमटी एग्जाम। तो क्या अभी ये बात समझ में आया? और अगर अगर आपको ये पैरेललोग्राम के लिए पूछते हैं तो हाफ करने की जरूरत नहीं है, तो वो ए क्रॉस बी हो जाएगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आई होप कि आपने ये नोट लिख लिया होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो आपने नोट डाउन किया होगा। ओके, यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते यस सर। हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्या पूछा है, क्या दिया गया है कि शो दैट ए डॉट बी क्रॉस सी। देखो ये वापस से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास पैरेललोपाइप्ड है। पैरेललोपाइप्ड समझते हो आप? देखो अगर नहीं पता है तो मैंने फिगर में दिया हुआ है उसका यहाँ पे। तो हमारे पास एक पैरेललोपाइप्ड है और मुझे ये प्रूव करना है
कि A dot B cross C, A dot B cross C is equals to the magnitude of a volume of the parallelepiped. ये parallelepiped जो है उसका वॉल्यूम जो है वो A dot B cross C है, ऐसा मुझे प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो ये parallelepiped का वॉल्यूम कैसे मिलता है वो आपको पता होना चाहिए, उसके बाद जाके सब कुछ हो सकता है। किसी को पता है parallelepiped का वॉल्यूम कैसे मिलता है? LBH. That is the volume of a rectangle. It is the volume of the cuboid. If you are talking about the cuboid, LBH, length, breadth and height. बट पैरेललोपाइप्ड का अगर आपको वॉल्यूम, हाँ उसका मेथड वैसा ही है, वैसे ऐसा ही इस टाइप का ही कह सकते हैं। तो वो एग्जैक्टली LBH नहीं होगा, उसके 3 साइड का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे होता है। पैरेललोपाइप्ड का जो वॉल्यूम होता है ना, वो ऐसे मिलता है कि देखो मेरी बात सुनो, ये आपने पैरेललोपाइप का फिगर देखा आपने? Yes, sir. तो इसका जो बेस है ना, पहले उसका आपको निकालना होगा एरिया। ये जो बेस है ना, उसका एरिया आपको निकालना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ पे हैश की, पहले तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि पैरेललोपाइप का वॉल्यूम कैसे मिलता है, उसके बाद जाके क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। तो ये क्या करना है आपको, पहले बेस जो है ना उसका एरिया निकालना है, और वो जो एरिया मिलेगा उसको क्या करना है आपको, ये पूरा जो पैरेललोपाइप का जो हाइट है, ये पैरेललोपाइप का जो हाइट है ना, वो आपको फाइंड करना है, और उसके साथ ये बेस का जो एरिया है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो दैट विल गेट यू द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप। चलो ये चीज समझ में आया आपको? Yes, sir. सर इसका कोई एग्जांपल है, मतलब कोई शेप है सर? अच्छा, प्लेइंग कार्ड्स आप खेलते हो? प्लेइंग कार्ड्स, Yes, sir. तो वो अगर आप मतलब एक के ऊपर एक लगे रखोगे तो वो बनेगा आपका क्यूबॉइड। ओके, Yes, sir. अब आप क्या करोगे, उसको थोड़ा सा है ना ऊपर से थोड़ा फोर्स दो तो वो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, Yes, sir. तो वो क्या बन जाएगा आपका? Parallelopipe. दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. तो पैरेललोपाइप्ड का अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेस का एरिया फाइंड करना पड़ेगा और उसको हाइट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो ये चीज समझ में आया आपको? यस और नो? ये तो इन्फॉर्मेशन है, तो इज इट ओके? ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया कि भाई आपको बेस का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, आपको हाइट फाइंड करना पड़ेगा और उस दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. चलो अब हम वो चीज करने का ट्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स एक काम करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा नहीं है बट हाँ लिखा है कि पैरेललोपाइप्ड फॉर्म्ड बाय द 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी। तो हमारा जो पैरेललोपाइप्ड है वो 3 वेक्टर से बना हुआ, मतलब उसके 3 जो साइड्स है वो साइड ए है, साइड बी एंड साइड सी। तो ये वाला जो है वो हमारा साइड ए है, मैं दिखा रहा हूँ आपको फिगर के अंदर। सो दिस इज अवर साइड ए, वेक्टर ए, दिस इज अवर साइड बी and this is our side C. चलो, the parallelepiped is made by these 3 sides. तो ये दिख रहा है आपको साइड A, ये दिख रहा है आपको साइड B, और ये वाला आपका साइड C है। तो मुझे ये बताओ कि सबसे पहले बेस का एरिया क्या होगा, बेस एरिया क्या होगा? E cross C. बेस में क्या, पहले मुझे ये बताओ कि पैरेललोपाइप का जो बेस है वो किस टाइप का, क्या शेप क्या है उसका शेप क्या है जो बेस है उसका? Rectangle. Parallelogram. वो तो पैरेललोग्राम है। तो अभी तो मैंने डिस्कस किया कि पैरेललोग्राम का एरिया कैसे मिलेगा भैया? Magnitude A cross B. Very good. So can I say the area of a base of parallelopiped
is equals to the area. Here it should be equals to the area. Here that is equals to the area of OABC part. Am I right, friends? And that should be equals to the magnitude of देखो वो कौन कौन से दो साइड्स के C cross C. नहीं ये तो ये रहा A cross B. नहीं ये तो ये A है cross ये C. हाँ C cross B. वेरी गुड यू कैन सी अ बी क्रॉस सी यू कैन सी अ सी क्रॉस बी चलेगा मैग्नीट्यूड ही है ना मैग्नीट्यूड ही है तो बी क्रॉस सी भी चलेगा सी क्रॉस बी भी चलेगा इज दैट क्लियर फ्रेंड्स Yes, sir. चलो क्या ये चीज आपको समझ में आया Yes, sir. तो सबसे पहले है ना बी क्रॉस सी हम फाइंड करेंगे देखो चलो यहां तक समझ में आया सबको आपको ये यहां तक समझ में आया अब मुझे क्या करना है मुझे ये एरिया तो मिल गया अब मुझे इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है वॉल्यूम फाइंड करने के लिए Height के साथ. हाइट के साथ मल्टीप्लाई करना है तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो फिगर में यहाँ पे ये जो मैंने ब्लैक कलर का जो ड्रॉ किया है क्या मैं उसको हाइट कह सकता हूँ पैरेलल का Yes, sir. क्या मैं उसको हाइट कह सकता हूँ Yes, sir. इज इट ओके Yes, sir. तो हाइट फाइंड करना है चलो अब मुझे वो हाइट फाइंड करना है तो ऐसा मान लो कि यहाँ पे एंगल थीटा है ये एंगल मान लो कि थीटा है मान लिया तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा होगा Yes, sir. तो अब मुझे मेरा जो टारगेट है वो मुझे ये एच फाइंड करना है तो मुझे ये पता है कि ये जो इंक्लाइंड लाइन है जो ये राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेनियस है वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है तो फ्रॉम फिगर I can say cos theta. Cos theta is what? Cos theta क्या होगा? H by A cross A. हाँ, that can I say it is a h by magnitude of vector A. Is it okay, friends? Yes or no? Yes. बोल दो तो h का वैल्यू कितना होगा Magnitude of A cos theta. मैग्नीट्यूड ऑफ a cos theta. अब मैं क्या करूंगा देखो मैंने एरिया फाइंड कर दिया नीचे का बेस का मैंने हाइट भी फाइंड कर दिया तो अब वॉल्यूम जो है ऑफ अ पैरेललोपाइप्ड इज इक्वल्स टू एरिया इनटू दैट हाइट अब एरिया जो है ना वो बी क्रॉस सी है का मैग्नीट्यूड है एंड हाइट जो है ना वो ए कोस थीटा है चलो इक्वेशन नंबर 1 चलो यहां तक समझ में आया फ्रेंड्स आपको इज इट ओके फ्रेंड्स Yes. अब मैं एक काम करता हूं नाउ ए डॉट बी क्रॉस सी सो मुझे बताओ कि डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है ए डॉट बी क्या होता है AB cos theta. तो ए डॉट बी क्रॉस सी का क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी इंटू Cos theta. तो क्या ये थीटा जो है वो बी क्रॉस सी एंड ए के बीच का एंगल है क्या ये थीटा Yes. तो देखो पहले बी क्रॉस सी का आपको डायरेक्शन फाइंड करना पड़ेगा तो बी क्रॉस सी का डायरेक्शन आप कैसे मिलेगा बी क्रॉस सी का डायरेक्शन आपको कैसे मिलेगा तो नीचे आपको राइट हैंड स्क्रू अप्लाई करना है फ्रेंड्स तो ये वेक्टर बी है देखो मैं बताता हूँ आपको राइट हैंड स्क्रू कहाँ से कहाँ पे अप्लाई करना है ये आपका वेक्टर बी है ये वेक्टर सी है तो आपको राइट हैंड स्क्रू को बी से लेके सी तक घुमाना है तो आपका स्क्रू कहाँ पे जाएगा बाहर की साइड. अपवर्ड
अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये बी एंड सी दोनों है ना बेस पे है, तो वहां पे आप नीचे की साइड स्क्रू घुमाओगे ऐसे नीचे की साइड, तो आपका स्क्रू ऊपर जाएगा। देखो तो फिगर में ये बी क्रॉस सी का डायरेक्शन दिखाया हुआ है, ये एन कैप देखा, देखो ये रहा आपका बी क्रॉस सी का डायरेक्शन अपवर्ड, और बी क्रॉस सी के डायरेक्शन एंड वेक्टर ए के बीच में एंगल थीटा है। वेक्टर बी क्रॉस सी का जो डायरेक्शन है उसका और वेक्टर ए के बीच में एंगल थीटा है, तो ये प्रॉपर है, इसमें कुछ गलत नहीं है। वेक्टर बी क्रॉस सी एंड वेक्टर ए के बीच में एंगल थीटा है, तो ये लिखने में कोई हर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. नाउ आई कैन से फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 and 2, देखो मैंने थोड़ा मेथड थोड़ा चेंज किया है, फिगर विल बी द सेम बट मेथड मैंने थोड़ा चेंज किया है। तो यहाँ पे जो किया हुआ है उससे मतलब ये आपको इजी रहेगा, दिस इज मोर इजियर फॉर अस। सो फ्रॉम equation number 1 and 2 we can say the volume of parallelopiped can be given by A dot B cross C. Is that clear friends? तो आप है ना फिगर तो वही बनाए रखना, फिगर तो वही बनाए रखना, बट ये इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगा, तो उसका थोड़ा मेथड आप चेंज कर देना। ओके? Yes, sir. तो that is more easier, it is simpler one. Is it okay? तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट अभी आपको याद रखना है। कहीं पे भी अगर आपको वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, वेक्टर सी दिया है और बोला गया है कि भाई फ्रॉम दिस 3 वेक्टर्स वी प्रिपेयर अ पैरेललोपाइप्ड, देन व्हाट इज द वॉल्यूम? तो वेक्टर ए समथिंग आई कैप जे कैप के कैप, वेक्टर बी आई कैप जे कैप के कैप, कुछ ना कुछ दिया होगा आपको, ए बी सी सब कुछ दिया होगा आपको आई कैप जे कैप। तो आपको क्या करना है, पहले बी क्रॉस सी फाइंड करना है, पहले बी क्रॉस सी फाइंड करना है और उसका जो भी आंसर है उसको ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, उसका ए के साथ आपको डॉट प्रोडक्ट करना है, तो आपको पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम मिल जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? अगर आपका डॉट प्रोडक्ट में आंसर नेगेटिव आए तो उसको मोड करके उसको पॉजिटिव करना है, अगर बाय द केस आपका आंसर नेगेटिव आया डॉट प्रोडक्ट का तो उसको मोड करके आपको पॉजिटिव कर देना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, वेक्टर ए बी सी आपको दिया होगा, बोला होगा कि भाई a parallelopipe is prepared from this 3 vector, then what is the volume? You can find it. Is that clear friends? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने ऑलरेडी होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 7 को मैं आपको ट्राई करने के लिए बोलता हूँ। 7th में एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन मैं आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, आप जस्ट ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लास्ट टाइम करा दिया होगा, एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 9 बाकी है, 9th पे आ जाओ। देखो क्या लिखा है, a car weighs 1800 kg. The distance between its front and back axles is 1.8. फ्रंट एक्सल एंड बैक एक्सल के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1.8 मीटर है। Its center of gravity is at a 1.05 meter behind the front axle. फ्रंट एक्सल के से उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो 1.05 पे है। Determine the force exerted by the level ground on each front wheel and each back wheel. तो फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे फ्रंट व्हील पे एंड बैक व्हील पे कितना फोर्स लग रहा है वो मुझे फाइंड करना है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझते हैं। हमारे पास एक कार है, आप ऊपर से आप ये कार जो है ना वो इस हिसाब से होगा, ये कार जो है ना वो मैं फिगर थोड़ा ऊपर से ड्रॉ करने का ट्राई करता हूँ, आप थोड़ा सोचिएगा। हमारा जो कार होगा ना वो इस टाइप का होगा। ये फ्रंट व्हील्स है और ये बैक व्हील है। यहाँ पे ये मैंने ऊपर से ये कार का ऐसा व्यू दिखेगा। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? ऐसे कार जा रही है,
मतलब ऊपर की साइड जा रही है कार। इज दैट क्लियर? तो ऐसे जा रही है। तो ये उसके फ्रंट एक्सल है, ये व्हील के बैक एक्सल है। और क्या है कि मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लोकेशन दिया हुआ है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना वो यहाँ पे फ्रंट एक्सल से 1.05 मीटर पे है। तो डिटरमाइन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लेवल ग्राउंड ऑन ईच ऑफ द फ्रंट एंड बैक व्हील। तो सोचो फ्रेंड्स क्या करना चाहिए। टोटल जो कार का वेट है ना वो 1800 केजी है। टोटल जो कार का वेट है वो 1800 केजी है। तो मुझे फ्रंट व्हील एंड बैक व्हील के ऊपर ग्राउंड के द्वारा कितना फोर्स लगेगा वो फाइंड करना है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऐसा बोल रहा है कि फ्रंट व्हील एंड बैक व्हील जितना फोर्स ग्राउंड के ऊपर लगाएगा उतना ही फोर्स ग्राउंड उसके ऊपर की साइड लगाएगा। इज इट ओके? फ्रंट व्हील जितना फोर्स ग्राउंड के ऊपर लगाएगा उतना ही फोर्स ग्राउंड उसके ऊपर रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा। Yes. अब मुझे बताओ कि मुझे क्या फाइंड करना चाहिए। जो पूछा है उसको ऑपोजिट। क्या बोल रहे हो आप? जो क्वेश्चन में पूछा है उसको ऑपोजिट फाइंड कर लेंगे। क्या? माँ मतलब जो व्हील के द्वारा ग्राउंड के ऊपर फोर्स लग रहा है वो फोर्स फाइंड कर देंगे तो मिल जाएंगे। तो व्हील के द्वारा ग्राउंड के ऊपर जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स ग्राउंड के द्वारा व्हील के ऊपर लगेगा। तो मुझे ये बताओ कि व्हील के द्वारा ग्राउंड के ऊपर कितना फोर्स लगेगा? वेट जितना एग्जैक्टली उसके व्हील वेट के जितना। तो फ्रेंड्स अब जाके क्वेश्चन कहाँ पे अटका? मुझे क्या फाइंड करना है फिर? वेट। हाँ, फ्रंट व्हील एंड बैक व्हील्स जो है उसका मुझे वेट फाइंड करना है। देखो कार का जो टोटल वेट है ना, देखो दूसरी बात, कार के जो फ्रंट एंड बैक व्हील्स होते हैं, यहाँ पे हमारा जो कार है उसके फ्रंट एंड बैक व्हील सेम नहीं है, तो वो अलग अलग है। अगर वो सेम होता, अगर वो फ्रंट एंड बैक व्हील सेम होता तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे आता है एग्जैक्टली? सेंटर पे। तो वो सेंटर पे ही आ जाता, बट सेंटर पे नहीं आता। इसका मतलब ही क्या हुआ? अलग अलग है व्हील। एंड बैक व्हील्स के मास अलग अलग है, बट दोनों फ्रंट व्हील के मास सेम ही होंगे। दोनों फ्रंट व्हील के मास सेम होंगे, दोनों बैक व्हील के मास भी सेम ही होंगे। दोनों फ्रंट व्हील के मास सेम है, दोनों बैक व्हील के भी मास सेम है। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि फ्रंट व्हील के जो मास है ना वो m है, ऐसा मान लेते हैं। अब जो टोटल मास है, टोटल मास वो तो 1800 kg है। तो बैक व्हील्स के मास कितने कितने होंगे? तो टोटल जो मास है वो 1800 है, तो उसमें से मुझे 2m सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये दोनों बैक व्हील के मास मिले, तो एक बैक व्हील का मास कितना मिलेगा? 900 kg। -m 900 माइनस m। चलो ये समझ में आया फ्रेंड्स? यस। ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yeah. इज इट सर अंडरस्टूड? एक बार फिर से समझाओ ना। अच्छा चलो, कहाँ से समझाऊं? ये व्हील से हाँ 900 माइनस m कैसे है? ओके ओके ओके। चलो पहले आपको ये तो समझ में आ गया ना कि फ्रंट व्हील एंड बैक व्हील के मास सेम नहीं होंगे, बिकॉज अगर सेम होते तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे आता? सेंटर पे। एग्जैक्टली सेंटर पे आता, बट ऐसा बताया है सेंटर पे मतलब दोनों एक्सेल के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 1.8 है। तो 1 पॉइंट मतलब ये जो डिस्टेंस है वो 1.8, दोनों एक्सेल के बीच का मतलब ये डिस्टेंस 1.8 है। अगर चारों व्हील के मास सेम होते तो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ ग्रेविटी 0.9 पे आता, 0.9 दोनों साइड से। बट ऐसा दिया गया है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो 1.05 मीटर फ्रॉम द फ्रंट एक्सेल। तो फ्रंट एक्सेल जो है ये वाला फ्रंट एक्सेल है, उससे 1.05 पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि आगे के व्हील और पीछे के व्हील के मास सेम नहीं है,
अगर अगर वो सेम होते तो वो 1.05 के बदले 0.9 में डिवाइड होता। तो एक चीज तो कंफर्म्ड है कि ये आगे के व्हील एंड पीछे के व्हील के मास सेम नहीं है। तो मेरा मेन टारगेट जो है ना, वो एक क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन समझते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि भाई ग्राउंड के द्वारा व्हील के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। तो मैंने थोड़ा सोचा कि भाई ग्राउंड के द्वारा व्हील के ऊपर कितना लगेगा, तो बोले व्हील जो प्रोड्यूस करेगा ग्राउंड के ऊपर वही ग्राउंड व्हील के ऊपर प्रोड्यूस करेगा। तो अब मेरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया कि व्हील कितना प्रोड्यूस करेगा। तो भैया व्हील कितना प्रोड्यूस करेगा, तो उसके खुद के वेट जितना। तो वेट फाइंड करने के लिए मुझे माझी करना पड़ेगा। तो माझी करने के लिए मुझे पहले मास फाइंड करना पड़ेगा। फ्रंट व्हील का भी मास फाइंड करना पड़ेगा, बैक व्हील का भी मास फाइंड करना पड़ेगा। अगर मुझे मास मिल जाएगा तो मुझे वेट मिल जाएगा, तो मुझे रिएक्शन मिल जाएगा। तो मैंने ऐसा अज्यूम किया कि फ्रंट व्हील जो है ना उसके दोनों के मास जो है ना वो m है, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया। तो सोचो कि फ्रंट व्हील के मास तो m है, अब सिस्टम का टोटल मास कितना है? 1800। 1800 है। तो मुझे ये बताओ कि बैक व्हील के मास दोनों के, फ्रंट व्हील का मास m एंड m है, तो अब बैक व्हील के दोनों बैक व्हील को मिला के मास कितना होना चाहिए? तो बोले पूरे सिस्टम में से फ्रंट व्हील के मास को निकाल दो। तो पूरे सिस्टम का जो मास है वो 1800 है, उसमें से फ्रंट व्हील का निकाल दो तो 2m निकल जाएगा। तो अब बैक व्हील, दोनों बैक व्हील मिला के कितना होगा? तो बोले 1800 माइनस 2m। तो कोई एक बैक व्हील का कितना होगा? तो कोई एक बैक व्हील का कितना होगा? 900 minus m. डिवाइड बाई 2 होगा ना। तो फिर अब Yes. पता चला कि बैक व्हील का जो मास है वो 900 माइनस m, 900 माइनस m। चलो यहां तक समझ में आया? अभी समझ में आया सब कुछ? Yes, sir. इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलो अब हम ऐसा मान सकते हैं कि जो फ्रंट व्हील का रिजल्टेंट मास जो है वो यहाँ पे है, ऐसा मान सकते हैं। यहाँ पे इन दोनों का यहाँ पे है और इन दोनों का यहाँ पे है, और यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो हम अब वो फॉर्मूला, अब पूरा जो सिस्टम है ना वो वन डायमेंशन हो गया। पूरा सिस्टम जो है वो वन डायमेंशन में आ गया। ओके, तो अब वो फॉर्मूला जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। RCM इज इक्वल्स टू m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये फॉर्मूला अब हम अप्लाई कर सकते हैं। तो m1r1 देखो क्या हुआ, तो ये यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब तो वो हमारा सेंटर ऑफ मास है, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। वहां पे ही ओरिजिन है ऐसा मान लो, वहां पे ही ओरिजिन है ऐसा मान लो, यहाँ पे। और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करो, m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। तो फ्रेंड्स मुझे ये बताओ कि m1 का वैल्यू कितना आएगा? M. इट शुड बी अ 2m, m प्लस m। m2 का वैल्यू कितना आएगा? 1800 minus 2m. Minus 2m. 1800 माइनस 2m। ओके, दोनों को यहाँ पे कनेक्ट, ये m एंड m, ये दोनों m है ना वो यहाँ पे है ऐसा मान लो, और ये दोनों m 900 माइनस m 900 यहाँ पे है ऐसा मान लो। अब सेंटर ऑफ मास जो है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो ओरिजिन पे है। तो r1 इज इक्वल्स टू, अगर आप प्लस 1.05 लगते हो तो r2 का वैल्यू क्या आएगा? Minus 0.7. माइनस 0.75। करेक्ट, बिकॉज वो ओरिजिन से नीचे की साइड है। तो ये सब समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. इस हिसाब से आपको यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट, m1 इज शुड बी इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 होना चाहिए दोनों जगह पे। सर इधर m2 भी 900 minus m लिखा है। क्या बोल रहे हो?
सर नीचे के इक्वेशन में m2 इज इक्वल टू 900 माइनस m लिखा है। नहीं नहीं, वो गलत है। इट शुड बी अ 2m। और फिर इसका सिंप्लीफाई करोगे। चलो लेट्स डू वन थिंग, उसको ये सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं। हम जो है उसी हिसाब से सॉल्व करते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट। तो यहाँ पे करेक्शन करना है आपको, यहाँ पे 2 लिखना है और यहाँ पे 1800 माइनस 2m लिखना है। ओके, और यहाँ पे भी करेक्शन करना है। तो ये सब वैल्यू लगा के आप m का वैल्यू फाइंड कर दो, m मिल जाएगा। फिर आपको mg करना है और फिर 900 माइनस m, दूसरे फ्रंट व्हील का मास m है, बैक व्हील का मास जो है वो 900 माइनस m है। तो फिर इनको दोनों को g से मल्टीप्लाई करना है तो आपका रिएक्शन मिल जाएगा। इज इट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? Yes, sir. तो फ्रेंड्स आज का अभी जो है ना, अभी कौन कौन से न्यूमेरिकल बाकी बचे? अभी आई थिंक एक ही न्यूमेरिकल बाकी बचा, 17th। तो ये 17th एक बाकी बचा, उसको ये दैट इज जस्ट अ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन। अभी जो हमने कराया था ना, मैंने अभी कराया, उसके ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। तो ये 17 में आपको ट्राई करने का बोलता हूँ, आप एक बार ट्राई करो और मुझे नेक्स्ट टाइम मुझे पूछो अगर नहीं समझ में आए। तो अदरवाइज हम ऐसा कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल सारे इस चैप्टर के यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कुछ टेक्सचुअल, मतलब जो एमसीक्यू मैंने दिया हुए है टेक्स्ट में, जो आपके नोट्स के अंदर है, वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। और उसको खत्म करने के बाद हम ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज का सेशन यहाँ पे खत्म हो रहा है। सैटरडे को वापस से एज पर द शेड्यूल हम मिलेंगे। कल आपका JEE नीट का लेक्चर भी एज पर द शेड्यूल है। ओके, तो आज का सर Yes, sir. फ्राइडे कहाँ होते हैं? फ्राइडे 2 to 3:30, 3:30 to 5, आइदर 2 to 3:30 और 3:30 to 5। आपको जो भी टाइम कन्वीनियंट हो आप अटेंड कर सकते हो, दोनों में से। ओके सर। संतोष सर का लेक्चर है। सर बोलो।